हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एफ कंप्लीट कर लिया था। तो आज से हम लोग क्या है एस स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो एस का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉर्टेड जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम। ठीक है। तो एस एल्गोरिथम में क्या क्या होता है? अब इसमें लास्ट में जैसे एफ की बात करें तो उसमें जो शेड्यूलिंग क्राइटेरिया होता है वो किसके बेसिस पे होता है? फर्स्ट कम फर्स्ट, यानी जो पहले अराइव हुआ है उससे पहले सीपीयू मिलेगा। अब एस में क्या होता है? जिसका बस टाइम सबसे कम होगा उसको मिलेगा। तो यहाँ पे जो शेड्यूलिंग क्राइटेरिया होता है वो मैं लिख देता हूँ। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्राइटेरिया ठीक है। ये किसके बेसिस पे होता है? ये होता है बस टाइम के बेसिस पे। ठीक है। तो ये शेड्यूलिंग क्राइटेरिया होता है बस टाइम के बेसिस पे होता है। अब सपोज अगर दो प्रोसेस है, दोनों का बस टाइम सेम है, तब हम किसके बेसिस पे तब हम लोग कैसे चेक करेंगे कि मतलब जो अब जब भी ऐसी कंडीशन आएगी कि दोनों का बस टाइम सेम है, तो हम लोग जो टाई ब्रेकर वाला पॉइंट है वो कैसे सॉल्व करेंगे कि दोनों में से पहले किसको सीपीयू मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ टाई ब्रेकर के लिए, सो टाई ब्रेकर, टाई ब्रेकर क्या हो जाएगा यहाँ पे वो मैं बताऊँ। FCFS टाइप ब्रेकर है, FCFS। ठीक है। यानी अगर दो प्रोसेस का बस टाइम सेम है तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगाएंगे। ठीक है। अब फिर अगर बस टाइम सेम है तो देखेंगे प्रोसेस कौन पहले आई है। ठीक है। अगर दोनों एक ही टाइम पे है, दोनों का बस टाइम भी सेम है, तब हम लोग क्या चेक करते हैं? FCFS का टाइप ब्रेकर राउंड, यानी प्रोसेस की आईडी से, जिसकी प्रोसेस की आईडी सबसे कम होगा उसको सीपीयू मिलेगा। ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसके लिए। अभी इसका टाइप बता देता हूँ। FCSJF का टाइप क्या होता है? वो होता है नॉन प्रिम्प्ट, या ब्रैकेट में लिख देता हूँ ना मैं। SJF क्या होती है? नॉन प्रिम्प्ट होती है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ नॉन प्रिम्प्ट। ठीक है। ये भी नॉन प्रिम्प्ट ही होती है FCFS की तरह। जैसे FCFS को प्रिम्प्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बस शॉर्टेज जॉब फर्स्ट को भी प्रिम्प्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस अगर रन हो रही है जिसका मतलब क्या है? उसका बस टाइम क्या ऑलरेडी सबसे छोटा है, तभी वो रन हो रही है। अगर उसको हटाएंगे तो दूसरी जो प्रोसेस लाएंगे उसका बस टाइम भी सबसे छोटा होना चाहिए, वही प्रोसेस वापस आ जाएगी। तो इसमें प्रिम्प्ट का कोई केस नहीं बनता है। ठीक है। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में फिर से हम लोग टेबल बना के दिया गया है, तो मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ। वो ये टेबल है, यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, इसको वाइट कर देते हैं। ठीक है। अब टेबल में सबसे पहले क्या होगा? प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद क्या है? अराइवल टाइम हो जाएगा, बर्स्ट टाइम हो जाएगा, कंप्लीशन टाइम हो जाता है, टर्न अराउंड टाइम होता है, राइट। और ये एक काम करते हैं, इसमें जो जो दिया वो उसे में लिखते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग को क्वेश्चन में क्या कहते हैं वो लिखते हैं, फिर हम लोग अपने से टेबल बना लेंगे आगे का एक से। ठीक है। और इसमें हम लोग ने तीन प्रोसेस लिया ना, एग्जाम्पल पहला है तो तीन प्रोसेस लेते हैं। ठीक है। तो पहली प्रोसेस क्या हम लोग को दी गई है? P1 है, P2 है, P3 है। ये सब प्रोसेस की प्रोसेस आईडी है और तीनों ही 0 0 पे आ रही है। और हम लोग को बस टाइम भी दिया गया है, और वो क्या है? 24 है, 3 है, 3 है। अब हम लोग के लिए इसके लिए क्या निकालना है? कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा, वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, एवरेज वेटिंग टाइम क्या, एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या, ये सब चीज़ कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो अब कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? गेन चार्ट बनाते हैं। तो इसके लिए फिर से मैं यहाँ गेन चार्ट की लाइन बना लेता हूँ। ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है। तो स्टार्टिंग में टाइम ऑलवेज ज़ीरो होता है गेन चार्ट में। ठीक है। अभी टाइम ज़ीरो है, और ज़ीरो टाइम में हम लोग पास कौन कौन से प्रोसेस हैं?
24 P1 आ गई, P2 आ गई, P3 सब 0 टाइम पे आ गई है, ठीक है। यानी P1 P2 P3 में हम लोग चेक करना है किसको पहले क्राइटेरिया देना है SGF के अकॉर्डिंग। तो बर्स्ट टाइम फर्स्ट होगा उसको, सॉरी जिसका बर्स्ट टाइम सबसे छोटा होगा उसको मिलेगा। यानी कि हम लोग पास क्या है, P2 भी है P3, दोनों का बर्स्ट टाइम क्या 3 है। तो दोनों में अब टाई हो गया। अब टाई हो गया तब क्या FCFS लगाएंगे। तो FCFS के अकॉर्डिंग जिसका अराइवल टाइम कम है उसको मिलेगा। तो अराइवल टाइम क्या दोनों का सेम है। तो अब अराइवल टाइम सेम है तो FCFS में भी टाई ब्रेकर आ गया। अब FCFS का टाई ब्रेकर देखेंगे तो जिसकी प्रोसेस आईडी कम होगी, यानी P1 को पहले मिलेगा, ठीक है। तो P1 क्या करता है, विन कर जाता है इसको। तो P1 को पहले मिला, P1 क्या हुआ 3, P1 यहाँ पे CPU P1 को मिल गया। अब P1 3 यूनिट रन करेगा तो टाइम 0 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब P1 का काम यहाँ से खत्म हो चुका, सर P2 का, यहाँ P2 मिलेगा, माई बैड P2 भी नहीं होगा ना, P1 ही है। तो 0 से 3 टाइम पे P2 को मिल गया, ठीक है। अब आते हैं, अब हम लोग पास क्या क्या बचा है, P3 बचा है, P1 बचा है, P3 बचा है, ठीक है। अब P1 P3 में SGF लगाते हैं। तो SGF के लिए क्या होगा, बर्स्ट टाइम जिसका सबसे कम हो उसको पहले CPU मिलेगा। तो बर्स्ट टाइम किसका काम है, 24/3 में P3 का काम है। सो P3 आप पहले आ जाएगा और 3 टाइम, तो 3 टाइम के बाद 3 टाइम पे चलेगा तो 3 + 3 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब P1 बचा है, सिर्फ P1 के लिए लिख देंगे। P1 कितने यूनिट टाइम चले, 24 टाइम चलेगा, यानी 26 + 24 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, बस टाइम का समेशन निकालेंगे तो भी कितना 30 ही आएगा। सो ये 30 मैच हो गए, यानी हम लोग का आंसर करेक्ट होने के बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है। अब बस टाइम हो गया, अब इसका कंप्लीशन टाइम निकाल लेते हैं। सो कंप्लीशन टाइम क्या है, P1 के कंप्लीशन टाइम की मैं बात करूँ तो P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है 30 है, P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है 3 है, और P3 कंप्लीशन टाइम क्या 6 है। ये हो गया। अब टर्न अराउंड टाइम मतलब CPU ने, सॉरी प्रोसेस ने मेमोरी और CPU में कितना टाइम इन्वेस्ट किया है, ये यानी कि कंप्लीशन टाइम यानी जो कंप्लीट हुई है और कब आई है, दोनों के बीच के डिफरेंस क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम। तो यहाँ से 30 आ जाएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये क्लियर है। और लास्ट में क्या था, वेटिंग टाइम था, ठीक है। सो वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, तो टर्न अराउंड टाइम है, यानी जितना देर प्रोसेस रुकी है मेन मेमोरी में और उतनी देर में कितना उसने वेट किया वो निकालना है। यानी जितनी बार CPU में काम किया उसको हटा देंगे, जितने टाइम तक CPU में उसने काम किया, तो हमारे पास जो टाइम बचेगा क्या, वेटिंग टाइम है। टर्न अराउंड टाइम में से बस टाइम हटा देंगे तो वेटिंग टाइम बचेगा। तो 24 30 है, यानी 6 बचेगा, 3 का 0 है, 3 और 6 का क्या है 3 है, ठीक है। ये हम लोग क्या आ गया, वेटिंग टाइम आ गया। तो अब एवरेज वेटिंग टाइम तो से निकल ही जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम लोग का प्रोसेस P दिया गया है, मतलब प्रोसेस को मैं P से डिनोट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि लिखना इजी है बस। तो प्रोसेस यहाँ इस बार हम लोग कितनी 7 प्रोसेस दिया गया है, तो थोड़ा सा ठीक है, ठीक है। P प्रोसेस का कॉलम है, तो लेट से P1 एक प्रोसेस है, P2 एक प्रोसेस है, P3 एक प्रोसेस है, P4 एक प्रोसेस है, P5 प्रोसेस है, P6 प्रोसेस है, P7 प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पे अराइवल टाइम लोग का दिया गया है और यहाँ बस टाइम दिया गया है। तो यहाँ पे अराइवल टाइम है, यहाँ पे बस टाइम है। तो अराइवल टाइम कितना दिया गया, 0 है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है और लास्ट में 8 है। ये चीज़ हो गया। और बस टाइम कितना, 6 है, 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, 5 है, 2 है, हो गया, ये दिया गया है। ओके, सो यहाँ पे मैंने गैंट चार्ट बना लिया है। तो गैंट चार्ट के लिए क्या है, स्टार्टिंग क्या होगा, 0 होगा, टाइम फ्रेम जो है। अब देखना है सबसे पहले प्रोसेस किसको एलोकेट करना है। सो टाइम 0 पे अभी कौन सी प्रोसेस आई है, अभी टाइम 0 पे सिर्फ P1 प्रोसेस आ चुकी है, ठीक है। तो P1 प्रोसेस आई तो सबसे पहले P1 को ही एलोकेट करेंगे। तो सबसे पहले P1 को एलोकेट कर दिए प्रोसेसर, ठीक है।
और P1 क्या है, 6 यूनिट टाइम चलेगा, तो यानी कि अब टाइम क्या हो गया, 6 हो गया है। अब P1 का काम यहाँ से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब P1 टाइम में कौन कौन सी और प्रोसेस आ चुकी हैं, टाइम 6 हो गया है, ठीक है। तो 6 टाइम पे P2 आ गई होगी, P3 आ गई है, P4 आ गई है, P5 आ गई, P6 आ गई है, ठीक है। P7 को छोड़कर सारी प्रोसेस आ गई हैं। अब इन तीनों में सॉरी इन 1 2 3 4 5 में से किसको प्रोसेसर देंगे, तो जिसका बस टाइम सबसे कम होगा, तो बस टाइम कम किसका है, 3 4 2 1 5 में सबसे कम P5 का है। सो P5 को प्रोसेसर दे देंगे। सो P5 को अगर प्रोसेसर देंगे तो यहाँ पे P5 रन हो जाएगी, और P5 का बस टाइम कितना 1 है, यानी टाइम फ्रेम कितना होगा, 7 हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे P5 का काम खत्म हो गया है, तो P5 यहाँ से खत्म हो गया है, या क्रॉस लगा देते हैं। P5 अब यहाँ पे हम लोग टेबल में है ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं 7 टाइम पीरियड में, अभी P7 नहीं आई है, ठीक है। तो अभी कौन कौन सी प्रोसेस बची, P1 P3 सॉरी P2 P3 P4 P6। तो इसमें बस टाइम सबसे कम किसका है, वो है P4 का। P4 क्या है, 2 है। अब P4 को यहाँ पर दे देंगे प्रोसेसर, तो P4 को यहाँ पे दे देंगे CPU, और ये 2 यूनिट टाइम चलेंगे, टाइम फ्रेम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। टाइम फ्रेम क्या होगा, 9 हो गया है, यानी कि P4 का काम भी खत्म हो चुका है। अब 9 टाइम पे क्या है, P7 आ चुकी होगी। अब चेक करना है किसको किसको प्रोसेस देना है, तो अब P2 P3 P6 P7 में देखना है। तो सबसे छोटा और टाइम फ्रेम किसका है, P7 का है। तो P7 को दे देंगे, P7 के 2 यूनिट चलेगा, यानी टाइम क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, P7 का भी काम खत्म हो चुका है। अब बचा है P2 P3 P6। इसमें सबसे छोटा बस टाइम किसका है, वो है P2 का। सो P2 का बस टाइम है, और वो क्या 3 यूनिट चलेगा, तो टाइम फ्रेम 14 हो जाएगा। सो यहाँ P2 का भी काम खत्म हो गया है। अब बचा P3 और P6। तो इसमें P3 का बस टाइम सब छोटा है, तो यहाँ से P3 चलेगा, और P3 क्या 4 यूनिट चलेगा, नहीं टाइम फ्रेम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे P3 भी खत्म होगा, अब सिर्फ P6 बचा हुआ है। P6 जब खत्म होगा तो टाइम फ्रेम कितना हो जाएगा, 5 यूनिट टाइम चलेगा, यानी 8/23 यूनिट, ठीक है। ये हो गया, यानी यहाँ पे ये भी खत्म हो चुका है। तो सारे प्रोसेस क्या एक एक करके हो गए, तो हम लोग गैन चार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या निकालना है, और कंप्लीशन टाइम निकालना है। तो कंप्लीशन टाइम से स्टार्ट करते हैं। सो कंप्लीशन टाइम की अगर मैं बात करूँ, उसके बाद हम लोग क्या टर्न अराउंड टाइम निकाल देंगे। तो कंप्लीशन टाइम हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा, और उसके बाद वेटिंग टाइम निकालना है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें निकालना है। तो कंप्लीशन टाइम देखते हैं। P1 का क्या है, 6 यूनिट टाइम है। P2 का यहाँ 14 पे है, एंड हो रहा है। P3 का 18 पे एंड हो रहा है। P4 का 9 पे एंड हो रहा है। P5 क्या है, 7 पे एंड हो रहा है। P5 हो गया। P6 की बात करें तो 23 पे एंड हो रहा है। P7 कहाँ गया, 11 पे एंड हो रहा है, ठीक है, 3 है, ठीक है। अब टर्न अराउंड टाइम की बात, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 14 - 1 क्या 13 हो जाएगा। 18 - 2 क्या 16 हो जाएगा। 9 - 4 5 हो जाएगा। 7 - 5 क्या और 2 हो जाएगा। 23 - 6 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 8 - 11 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो गया टर्न अराउंड टाइम आ गया। और टर्न अराउंड टाइम आ गया तो वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने क्या हो, टर्न अराउंड टाइम में से अगर हम लोग बस टाइम हटा दें तो हम लोग वेटिंग टाइम, तो P1 के लिए क्या है, 0 आ जाएगा। और 13 - 3 10 आएगा। 16 - 4 कितना है, 12 आ जाएगा। 5 - 2 कितना, 3 आ जाएगा। और 1 - 2 1 आएगा। और 17 में से 17 और 5 का डिफरेंस कितना है, 12 आ जाएगा। और 3 एंड 2 का डिफरेंस कितना, 1 आएगा। तो ये हम लोग क्या वेटिंग टाइम आ गया, ठीक है। अब एवरेज वेटिंग टाइम भी निकाल सकते हैं इससे ऐड करके, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या यहाँ पे आते हैं SGF के कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ में हेडिंग में क्या, मेन हेडिंग क्या, SGF ही हम लोग पढ़ रहे हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम, ठीक है। SGF एल्गोरिथम पढ़ा है, तो इसका एडवांटेज भी लिख लेते हैं एक साइड, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। हाँ, तो 20 सिंगल लाइन बात नहीं।
ओके ओके, यहाँ से मैं ऐसे लाइन बना सकता हूँ, पर इसका मूव टेढ़ा ही हो रहा है। यानी ये हटाओ। ठीक है, यहीं पे सॉल्व करते होगे सब। तो यहाँ पे पहला अगर एडवांटेज की बात करें तो पहला एडवांटेज क्या हो जाएगा, और इसमें क्या होता है, मिनिमम मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम एंड मिनिमम मिनिमम एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, इसको मैं डब्बे में बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे एक दो मार्क्स क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। एसजीएफ में क्या होता है, सबसे ज़्यादा मिनिमम एवरेज, सबसे ज़्यादा मिनिमम वेटिंग टाइम और मिनिमम एवरेज टर्न अराउंड टाइम आता है। क्यों आता है, क्योंकि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, शॉर्टेज बस टाइम फर्स्ट कर रहे हैं। तो शॉर्टेज बस टाइम क्या है, जिसका बस टाइम क्या है, सबसे ज़्यादा, हम उसको पहले एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यानी अगर कोई छोटी प्रोसेस है और बड़ी प्रोसेस रन हो रही है, यानी स्टारवेशन जैसी प्रोसेस आ रही थी, ठीक है, तो ऐसा कुछ आएगा नहीं केस। क्यों, क्योंकि जो छोटी प्रोसेस उसको पहले प्रोसेसर मिलेगा और बड़ी प्रोसेस को बाद मिलेगा, यानी प्रोसेस कम वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि बड़ी प्रोसेस ज़्यादा नहीं होती, छोटी प्रोसेस ही होती हैं। ठीक है ना, ये चीज़ था। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट क्या था, बेटर थ्रूपुट। बेटर थ्रूपुट इन कॉन्टिन्यूअस एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रोसेस लगातार आती जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ ठीक है, इस सेकेंड वाले पॉइंट का कहने का मतलब ये है, अगर प्रोसेस लगातार आती जा रही है, ठीक है, तो कैसे बताऊँ, कॉन्टीन्यूस एग्जीक्यूशन हो रही है, प्रोसेस लगातार आ रही है, तो नंबर ऑफ प्रोसेस क्या होगी, ज़्यादा एग्जीक्यूट होगी। तो नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूशन, नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन विल इंक्रीज। क्यों, क्योंकि प्रोसेस क्या है, जो सबसे छोटी वो पहले एग्जीक्यूट हो रही है, छोटी प्रोसेस आ रही है, वो बार बार आ रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, फिर दूसरी प्रोसेस आ रही है, फिर एग्जीक्यूट हो रही है। कंपेयर टू द एफसीएफएस में क्या हो रहा था, इसमें क्या होता है, थ्रूपुट से, सॉरी थ्रूपुट बोला, बस टाइम से मतलब ही नहीं था कितना टाइम ले, जो पहले यार उसको मिल रहा था। बट वहाँ पे क्या हो रहा था, कभी ऐसा केस भी हो सकता था कि बड़ी प्रोसेस आ गई, छोटी प्रोसेस का मौका ही नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे क्या, अगर प्रोसेस लगातार आ रही है और आ रही है एग्जीक्यूट हो रही, तो कम टाइम में ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पाएगी। तो ये चीज़ है, थ्रूपुट बेटर होता है। ठीक है, अब एस जी एफ के डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो डिसएडवांटेज में पहला नंबर आ जाएगा, डिसएडवांटेजेस में पहला नंबर आएगा, नो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। नो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। क्यों, क्योंकि हम लोग हर प्रोसेस का ये पता ही नहीं होता है, बस टाइम क्या होता है वो लोग को आइडिया ही नहीं होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, बिकॉज बस टाइम इज नॉट नोन इन एडवांस। ANOWN, इन एडवांस। ठीक है, इन्हें को पहले से पता ही नहीं होता कि हर प्रोसेस का बस टाइम कितना होने वाला है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है, वही जो एस का था, वही चीज़ है, नो ऑप्शन फॉर प्रिम्पशन। ठीक से वो लिख दिया, फॉर
प्रीएम्पशन, ठीक है। यानी एक बार किसी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट हो जाता है या सीपीयू कोई प्रोसेस एलोकेट हो जाती है तो वो प्रोसेस को सीपीयू से हम लोग हटा नहीं सकते हैं, हमारे पास कोई भी प्रीएम्पशन का ऑप्शन नहीं है इसमें। थर्ड नंबर क्या है, लॉन्गेस्ट प्रोसेस में सफर स्टारवेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, हो सकता है जो छोटी प्रोसेस बार बार आई जा रही है, कोई बहुत बड़ी प्रोसेस है उसको भी रन करना, उसको तो सीपीयू मिलेगा ही नहीं। वो हमारे सीपीयू उसके मिलने के बाद कोई छोटी प्रोसेस आती है उसको मिल गया, फिर छोटी प्रोसेस दूसरी आ गई उसको मिल गया, फिर तीसरी छोटी प्रोसेस आई उसको मिल गया, और जो बड़ी प्रोसेस को बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी हो सकता है प्रोसेस ना मिले, ठीक है। तो ये कहानी थी एसजेएफ के बारे में। अब आते हैं अगली एल्गोरिथम में। अगला एल्गोरिथम क्या है, एज जो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में अगर उसको उसी में जो प्रिमिटिव वाली प्रॉपर्टी उसको लगा देते हैं तो हम लोग पर नई एल्गोरिथम बन के आती है SRTF। इसका फुल फॉर्म मैं एक बार लिख देता हूँ, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है। अब अगर एस में इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा, SGF में क्या कमी थी, उसमें क्या प्रीम्प्टिव नहीं हो सकता, प्रीएम्पशन नहीं हो सकता था, तो यहाँ पे प्रीएम्प्टिव नेचर लगा देंगे तो हम लोग का काम बन जाएगा। तो हम लोग की जो एल्गोरिथम बन के आती है वो SRTF बन के आती है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे किस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ शेड्यूलिंग, या हाँ शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया, हाँ तो शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या होगा, ये एसजेएफ है तो एसजेएफ के अकॉर्डिंग ही लगेगा। तो यहाँ पे भी स्मॉलेस्ट बस टाइम फर्स्ट, अच्छे से लिखता स्मॉलेस्ट बस टाइम, ठीक है, यानी कि जिसका बस टाइम सबसे कम होगा उसी को मिलेगा। अब इन केस क्या होता है, दो प्रोसेस का बस टाइम सेम हो जाता है, तब क्या होगा, तो सिंपल सा एसजीएफ में जो होता था वही यहाँ पे भी होगा, एफसीएफएस का क्राइटेरिया लग जाएगा। तो अगर टाई ब्रेकर की मैं बात करूँ, टाई ब्रेकर, सो टाई ब्रेकर क्या बन जाएगा हम लोग का, एफ सी एफ एस, ठीक है, ये टाई ब्रेकर बन गया। अब ये कौन सा है, प्रीएम्प्टिव होता है ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ, इसके ब्रैकेट में यहाँ से ब्लू से लिख देता हूँ, हाँ। ये कौन से नेचर का होता है, ये होता है प्रीएम्प्टिव नेचर का, प्रीएम्प्टिव, है ना, फॉर्मूले में ही दिख रहा है। तो प्रियम्पशन होता क्या है ये देख लेते हैं। तो प्रियम्पशन में क्या करते हैं, इसके लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रियम्पटिव या प्रियम्पशन, प्रियम्पशन, इसमें क्या होता है, व्हेन न्यू प्रोसेस हैज बस टाइम स्मॉलर देन, right, smaller than remaining time, टाइम ऑफ, क्या बोलेंगे, करेंट रनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ठीक है, यानी क्या है, अगर जैसे कोई प्रोसेस सीपीयू में रन कर रही है अब, बट हम लोग पास कोई नई प्रोसेस आ गई है, उसका जो बस टाइम है
जो रिमेनिंग टाइम और फिर उसको करंट प्रोसेस को सीपीयू में चाहिए। लेट से एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई प्रोसेस है जो सीपीयू में रन कर रही है, ठीक है। उसका स्टार्टिंग क्या था, 15 यूनिट टाइम रन करना था, तो उसने 5 यूनिट टाइम रन किया, 10 यूनिट टाइम बचा हुआ। अब नई प्रोसेस आती है, उसका बस टाइम क्या 5 यूनिट टाइम है। तब हम लोग क्या करेंगे, जो सीपीयू है उससे क्या करेंगे, पुराने वाले प्रोसेस को हटा के नए वाले प्रोसेस को दे देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए या समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो उससे समझते थे। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिए हैं और यहाँ पे भी हम लोग क्या प्रोसेस दे दिया गया है। और ठीक है, ये प्रोसेस है। प्रोसेस कौन सी है, लेट्स इस बार नंबर हम लोग को दे दिया गया, ठीक है, 1 2 करके। P1 P2 लिख देता हूँ। सो P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है, P4 प्रोसेस है, P5 प्रोसेस है, P6 प्रोसेस है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे हम लोग अराइवल टाइम दे दिया गया है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये अराइवल टाइम है। और यहाँ पे बस टाइम की बात करते हैं, तो बस टाइम हम लोग को क्या दे दिया गया है, 8 दे दिया गया है, 5 दे दिया गया है, 1 है, 2 है, 1 है, 4 है। अब हम लोग वही चीज़ सेम चीज़, कंप्लीशन टाइम हो गया, टर्न अराउंड टाइम हो गया, वेटिंग टाइम हो गया, ये सब कैलकुलेट करना है। और रिमेनिंग टाइम भी चलो कैलकुलेट कर लेंगे इस बार, ठीक है। अब इसके लिए क्या करते हैं, अब हम लोग गैंट चार्ट बनाएंगे वापस से। एक काम करते हैं ना, इसमें एसजीएफ का भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जो गैंट चार्ट है वो एसजीएफ के लिए बना लेते हैं और एसआरटीएफ के लिए बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एसजीएफ के लिए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एसजीएफ के लिए। तो एसजीएफ के लिए क्या सॉल्व करने के लिए क्या होगा, इनिशियली टाइम क्या, ये जो है एसजीएफ के लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अभी टाइम क्या हो जाए, जीरो रहेगा, जीरो टाइम में हम लोग पास सिर्फ P1 प्रोसेस है, ठीक है। तो P1 प्रोसेस आएगी, उसको सीपीयू मिल जाएगा। और बस टाइम कितना रहेगा, 8 ना, तो P1 8 यूनिट टाइम चलेगी और टाइम 8 हो जाएगा, P1 का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। P1 एंड हो चुकी है। अब 8 यूनिट टाइम में क्या सारी की सारी प्रोसेस आ चुकी है। अब देखना सबसे कम बस टाइम किसका है, तो यहाँ पे P3 और P5 में लड़ाई हो जाएगी। सो P3 और P5 में लड़ाई हो जाएगी, तो हम लोग क्या निकालेंगे, चेक करेंगे, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आए उसको पहले सीपीयू मिलेगा। तो ये P3 2 यूनिट टाइम पे है, P5 4 यूनिट टाइम, तो P3 को मिल जाएगा। ये P3 को मिल गया। अब P3 का बस टाइम क्या 1 है, तो यहाँ 8 से 9 यूनिट हो जाएगा। यहाँ P3 का भी काम तमाम हो चुका है। अब यहाँ P5 बचा हुआ है, तो P5 का सबसे कम बस टाइम है, ठीक है। तो P5 का बस टाइम यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे मैं क्या है P5 को रन कराऊंगा, और कितनी यूनिट 1 यूनिट टाइम, टाइम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ P5 का भी काम तमाम हो चुका है। अब यहाँ P2 बचा है, P4 बचा है, P6 बचा है, तो इसमें सबसे छोटा बस टाइम P4 का है, यानी P4 को मिल गया। P4 कितनी यूनिट टाइम मिला है, 2 यूनिट टाइम मिला है, यानी 12 हो जाएगा टाइम रेट। P4 का काम तमाम हो गया। P6 और P2 बचा हुआ, तो उसमें P6 का फर्स्ट टाइम छोटा है, तो P6 को मिल जाएगा और ये 16 यूनिट टाइम चलेगा। तो P6 अभी काम तमाम हो गया। उसके बाद P2 बचा हुआ है जो कि 5 यूनिट टाइम चलेगा। P2 सॉरी, हाँ, P2 बचा हुआ 5 यूनिट टाइम बचेगा, और उसे 5 यूनिट टाइम तक चलेगा, और ये 16 + 5 और 21 टाइम हो जाएगा। और इन सबको ऐड करेंगे तो 21 ही आएगा बस टाइम। मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ओके, वेट, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, हाँ। अब एक काम करते हैं, सेम क्वेश्चन क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि बड़ा बनेगा, और उसके लिए सॉल्व करते हैं SRTF के लिए, जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। और ये क्वेश्चन किसके लिए सॉल्व हो रहा है, SRTF के लिए, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में क्या टाइम 0 है, ठीक है। तो टाइम 0 पे क्या सबसे पहले P1 प्रोसेस आई है, ठीक है। तो P1 प्रोसेस को मिल जाएगा प्रोसेस, तो अभी मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, क्रॉस जो है, ठीक है, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अभी P1 प्रोसेस आई है और टाइम क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और कितने यूनिट टाइम, बस टाइम कितना 8 है, ठीक है। तो पहली प्रोसेस क्या 1 यूनिट टाइम में आ रही है, सो हम लोग क्या 1 यूनिट टाइम के लिए सिर्फ चलाएंगे अभी, ठीक है। तो 1 यूनिट टाइम के लिए चला रहे हैं।
ठीक है। तो अब 1 यूनिट टाइम क्या है, P1 चल चुकी है, तो P1 का बस टाइम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, राइट। ये हो गया। अब आते हैं 1 यूनिट टाइम में अब कौन कौन सी प्रोसेस, अभी क्या है हमारे लोग पास P1 प्रोसेस है, और 1 यूनिट टाइम में क्या P2 प्रोसेस भी आ गई है। अब चेक करते हैं किसका बस टाइम कम है, P1 और P2 में से। P1 का बस टाइम कितना बचा, 7 हो गया है। P2 का बस टाइम कितना, 5 है, तो अब P2 चलेगा। ठीक है, तो P2 के अंदर 1 यूनिट P2 को भी चलाएंगे, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, ये टाइम 2 हो गया। तो अब P2 क्या है, अब यहाँ से 5 यूनिट टाइम खत्म हो गया, 4 यूनिट टाइम हो गया है। ठीक है, अब का टाइम कितना हो, P2 हो चुका है, और टाइम क्या 2 हो चुका है, और 2 टाइम पे कौन सी P3 प्रोसेस भी एंटर कर चुकी होगी लाइन में। सो अब P1 P2 P3 में चेक करना है कि किसका बस टाइम अभी कम है करेंटली। सो करेंटली में P3 का सबसे कम बस टाइम है। सो यहाँ पे P3 का कम बस टाइम है, और 1 यूनिट टाइम ये भी चलेगा 3 है। अब तो इसका बस टाइम कितना, 0 हो चुका है। ठीक है, तो बस टाइम 0 हो चुका है, और P3 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो P3 का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, अब 3 यूनिट टाइम में क्या P4 आ चुका है। तो अब देखेंगे P1 P2 P4 में किसका बस टाइम सबसे कम है, तो यहाँ पे P4 आएगा। P4 कौन सा, 2 यूनिट टाइम है, तो P4 क्या है, 1 यूनिट टाइम चलाएंगे तो टाइम फ्रेम कितना, 4 हो जाएगा। 4 हो गया, तो अब 4 होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये क्रॉस हो गया, 1 हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर अभी भी क्या है, P4 का ही सॉरी 4 यूनिट टाइम में क्या है, 5 भी आ जाएगा ना, राइट, हाँ ठीक है। अब 5 यूनिट 4 यूनिट टाइम हो गया, तो P5 भी आ चुका है। अब देखें इन सब में से किसका बस टाइम अभी कम है, तो P1 का 7 है, P2 का 4 है, P3 तो हटा ही देंगे, P4 का 1 है, P5 का 1 है, तो 1 सबसे छोटा नंबर है, तो वो किसका, P4 का भी P5 का भी है। तो अब इसमें चेक करेंगे जो पहले है उसको पहले मिलेगा, FCFS लगाएंगे, तो FCFS लगाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे अराइवल टाइम कितना है, 3 है, और यहाँ पे 4 है, तो P4 को ही मिलेगा, तो यानी P4 क्या 2 यूनिट टाइम चलेगा। ठीक है, तो P4 फिर से चलेगा। ठीक है, P4 या फिर चले यानी 5 यूनिट टाइम, तो P4 की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या, ई क्रॉस हो जाएगा, P4 काम तमाम हो चुका है। अब 5 यूनिट टाइम में P6 भी आ गया है। ठीक है, तो P6 भी आ चुका है, अब रेस में वो देखना है। अब किसको मिलेगा, जिसका कम सबसे कम बस टाइम होगा, 7 4 1 4 में सबसे छोटा 1 है, देन P5 को मिल जाएगा, और 1 यूनिट टाइम चलेगा 6 तक, और P5 का भी काम तमाम हो जाएगा, इसका बस टाइम 0 हो चुका है, और इसका काम तमाम हो चुका है। अब आते हैं P1 और P6 में। सो P1 और P6 में P6 का बस टाइम सबसे छोटा है, P6 का बस टाइम से अब कोई नई प्रोसेस नहीं आ रही है, तब पूरा कंप्लीटली चला देते हैं। तो P6 का 4 यूनिट टाइम लेगा, यानी P6 या 10 यूनिट टाइम तक चलेगा। आ, ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? नहीं। ठीक है, तो यहाँ से P6 का काम सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड, P6 का काम भी तमाम हो चुका है। वेट वेट वेट, माई बैड माई बैड माई बैड माई बैड माई बैड, यहाँ पे बैक आते। तो यहाँ पे अभी क्या चेक करना है, P6 का अभी काम तमाम नहीं हुआ, वेट वेट एक सेकंड बैक, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। तो अभी क्या P5 जो है वो 6 यूनिट 1 यूनिट टाइम के लिए P5 काम तमाम हो गया। अभी हम लोग क्या है चेक करना है P1 P2 और P6 में किसका बस टाइम सबसे कम है, तो यहाँ पे देखें P2 और P6 का बस टाइम सेम है। अब पहले P2 आया तो इसलिए P2 को मिलेगा, यहाँ पहले P2 रन होगा। ओके, तो P2 का बस टाइम कितना 4 है, तो यानी 6 ऑफ 4 है। ठीक है, अब जैसे P2 में आपको नई प्रोसेस नहीं आने वाली, हम लोग पता है, तो क्या है ना पूरा रन करेंगे। ठीक है, तो 6 + 4 क्या 10 हो जाएगा, यानी P2 यहाँ से कंप्लीट हो गया, P2 का काम तमाम हो गया। अब यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 4 है, यानी P6 रन होगा। P6 कितना यूनिट टाइम रन होगा, 4 यूनिट यानी 14 टाइम हो जाएगा, और यहाँ से P6 रन हो गया। अब P1 इसे बचा हुआ है, तो क्या P1 को 7 यूनिट टाइम रन कर देंगे, काम हो जाएगा हम लोग का। और ये 7 + 4 कितना हो जाता है, 21 हो जाता है, और यहाँ पे भी 21 है, यहाँ पे भी 21 है, यानी हम लोग का आंसर सही है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो येलो वाले पार्ट है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, कि इसकी हम लोग को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब क्या बाकी टेबल तो फिल कर सकते हैं, फिर मैं फिल कर देता हूँ। बस टाइम हो गया एवरेज, हाँ तो कंप्लीशन टाइम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये टेबल जो बना रहा है SRTF के हिसाब से बना रहे हैं। ठीक है, SGF तो हम लोगों ने से बोनस सेक्शन कर लिया था कि हाँ चलो उसका भी हम लोगों ने क्या किया, गैन चार्ट बना लिया। तो कंप्लीशन टाइम हो जाए, कंप्लीशन टाइम के बाद टर्न अराउंड टाइम की बारी आ जाएगी।
और लेट्स से वेटिंग टाइम है, लास्ट वाले आर टी को अभी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। आर टी रिमेनिंग टाइम की बात करते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं और क्या। तो कंप्लीशन टाइम कितना हो रहा है, P1 का कितना है, 21 में कंप्लीट हो रही है। P2 का, P2 10 पे कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अगर P1 को देखेंगे तो यहाँ पे 1 पे बाहर आ रही है, पर लास्ट में कब कंप्लीट हो रही है ये देखना है हम लोग को। लेफ्ट राइट मोस्ट देखना है, राइट मोस्ट में P1 कब बाहर निकाल रहा है। ओके, अब P2 की बात करें तो P2 कहाँ पे एंड हुआ, 10 में हुआ। P2 की वैल्यू क्या है, 10 आ जाएगी। अब आते हैं P3, तो P3 है 3 में, ठीक है। तो P3 में ही खत्म हो चुका है। उसके P2 की बारी आती है, तो P2 10 एक सेकंड से P4 की बारी आती है ना। P4 5 पे खत्म हो चुका है, 5 में। अब आते हैं P4 के बाद P5 बचा हुआ ना। P5 के 6 यूनिट टाइम में खत्म हो चुका है। अब P6 आते हैं, P6 में 14 यूनिट टाइम में खत्म हो चुका है, ये हो गया। अब आते हैं टर्न अराउंड टाइम में, तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो यहाँ से 21 आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 2 आ गया, 9 आ गया। और वेटिंग टाइम की बात करें, टर्न अराउंड माइनस बस टाइम होता है। तो टर्न अराउंड टाइम कितना 8 है, और क्या बोलेंगे, टर्न अराउंड टाइम 8 कहाँ से हो गया, मैं क्या बोला, टर्न अराउंड टाइम 21 है और बस टाइम 8 है। तो 21 माइनस 8 कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हम लोग क्या हो जाएगा, वेटिंग टाइम हो जाएगा। तो उसको फिल करते हैं, 13 आ जाएगा, 9 माइनस 5 4 आ गया। और यहाँ पे क्या इक्वल है, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 2 माइनस 2 0 था, 2 माइनस 1 1 है। और 9 माइनस 5 आ जाएगा ये। अब रिमेनिंग टाइम की बात करते हैं, तो अराइवल टाइम और वेट, ये रिमेनिंग टाइम क्या, एक सेकंड वेट, मैं क्या बोल रहा था भूल गया। हाँ, मैं इसको रिमेनिंग टाइम क्यों बोल रहा हूँ, ये रिमेन टाइम रिस्पॉन्स टाइम है। तो पहली बार कब आया, कब सीपीयू मिला नहीं, पहली बार जो सीपीयू को टाइम मिला उसमें से अराइवल टाइम हटा देंगे, तो क्या बनेगा, अ, क्या रिमेनिंग टाइम नहीं, इसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। तो रिस्पॉन्स टाइम बचेगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्स टाइम निकालते हैं, तो उसके लिए P1 की बात करें, P1 को पहले प्रोसेस का मिला, जीरो टाइम पे प्रोसेस मिल गया था, तो उसके लिए क्या होगा, 0 माइनस 0 0 होगा। P2 की बात करते हैं, P2 पहली बार प्रोसेस 1 यूनिट टाइम पे मिला था, P1 कितना, P2 1 पे आया था, 1 माइनस 1 कितना, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं P3 में, P3 को 2 यूनिट टाइम पे मिला, P3 2 यूनिट टाइम पे आया, तो उसका भी 0 हो जाएगा। अब P4 की बात, P4 3 यूनिट टाइम पे मिला, तो 3 यूनिट टाइम पे आया होगा, तो 0 हो जाएगा। P5 की बात करते हैं, P5 क्या है, यहाँ पे 6 यूनिट टाइम पे उसको CPU मिला है, और P5 कितना 4 यूनिट टाइम पे आया था, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P5 सॉरी, P5 को 5 यूनिट टाइम पे CPU मिला और आया 4 मिनट था, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब P6 की वैल्यू है, P6 को कब सबसे पहली बार प्रोसेसर का मिला 10 यूनिट टाइम पे, अब 10 यूनिट टाइम पे मिला और यहाँ पे 5 यूनिट है, तो इसका माइनस कितना 5 हो जाएगा, जिससे हम लोग क्या मिल गया, रिस्पॉन्स टाइम भी मिल गया, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अलग, तो अगर इसमें बात करें कॉन्टेक्स्ट स्विच कितने हुए हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचेस की बात करें, स्विचेस कितने हुए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले स्विच कहाँ होगा, यहाँ से पहले क्या, यहाँ से P1 से P2 में स्विच हुआ, P2 से P3 में, और यहाँ से P3 से P4 में, राइट। P4 के लिए एक ही स्विच, क्यों, P4 सेम है, तो उसको एक ही स्विच माने, वो आज चेंज होना हुआ है। P5 से P6 के लिए, P5 से P2 के लिए, P2 से P6 के लिए, ये हो गया, और P6 से P1 के लिए। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कॉन्टेक्ट स्विच कितना होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अब। लेट्स से एक एग्जांपल है, और इसमें हम लोग को दिया गया है, प्रोसेस दिया, अराइवल टाइम, बस टाइम दे दिया गया, और लेट्स से द प्रोसेस है, अराइवल टाइम हो गया, बस टाइम के लिए टर्न अराउंड टाइम, देखते क्या है। तो प्रोसेस क्या है, P1 है, P2 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है, P4 प्रोसेस है, P5 प्रोसेस है, P6 प्रोसेस है। तो इसके लिए अराइवल टाइम क्या क्या दे दिया है,
4 दे दिया, 5 है, 3 है, 1 है। एक सेकंड, रुकिए, एक मिनट दोबारा से बनाता हूँ। ओके, इसमें मैंने काम क्लाउड टेबल बना लिया किसी तरह। तो यहाँ बताते हैं, P1 प्रोसेस, पी प्रोसेस है, इसके अंदर क्या है, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है, P6 है। तो ये 6, इसका अराइवल टाइम कितना दे दिया है, 453 4 5 3 1 2 0 दे दिया है। और इसका बस टाइम कितना दिया गया है, 751 751 214 दिया है। और इसका क्या है, कंप्लीशन टाइम लोग निकालना है, टर्न अराउंड टाइम निकालना है, और वेटिंग टाइम निकालना है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं, गेन चार्ट सबसे पहले बनाते हैं। तो गेन चार्ट के लिए मैंने लाइन बना दिया है, तो इसे बड़ी कर देते हैं। और स्टार्टिंग का टाइम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टाइम 0 है तो प्रोसेस कौन सी अराइव है, सिर्फ P6 अराइव है। तो P6 क्या है, अगली प्रोसेस 1 यूनिट टाइम पे आएगी ना, तो 1 यूनिट टाइम तक क्या करेंगे, 1 यूनिट टाइम हो गया, या P6 को हम लोग एलोकेट कर दिया। P6 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी 4 से 3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है बस टाइम। अब आते हैं, अब 1 यूनिट टाइम में क्या है, P6 है, P4 है। इन दोनों बस टाइम किसका कम है, P4 का कम है। तो P4 है, तो P6 के बाद P4 रन होगी, टाइम फ्रेम कितना 2 हो जाएगा, और 2 रन हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, 1 यूनिट टाइम हो जाएगा बस टाइम। अब तो 2 यूनिट टाइम पे P5 भी आ चुकी है। और P5 में P4 और P5 का क्या है, बस टाइम सेम है, तो FCFS लगा देंगे तो P4 रन हो जाएगी। तो यहाँ P4 क्या है, फिर से रन हो गई, तो P4 रन हो गई 3 यूनिट टाइम के लिए। तो P4 का बस टाइम क्या होगा, 0 हो गया है, तो P4 को यहाँ से हम लोग क्रॉस कर देंगे। ठीक है, टाइम क्या हो गया, 3 हो गया, 3 टाइम पे क्या P3 भी आ चुकी है। सो P3 आ चुकी है, तो अब हम लोग चेक करना है कि P3, P5 अब P6 में किसका बस टाइम कम है। तो सबसे कम किसका है, P3 और P5 का है। इन दोनों में से किसको लेंगे हम लोग, P2 को, सॉरी, इन दोनों में से हम लोग क्या करें, P5 को लेंगे। क्यों, P5 का क्या अराइवल टाइम कम है। ठीक है, तो P5 का अराइवल टाइम 2 है। सो P5 को 1 यूनिट रन करेंगे, और टाइम क्या हो जाएगा, इस बार 4 हो जाएगा। अब ये 1 से लेकर 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, P5 का भी काम तमाम हो गया है। अब P3 बचा है, P6 बचा है, और टाइम फ्रेम क्या 4 होगा, 4 पे क्या P1 प्रोसेस भी आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखना, P6 में क्या टाइम फ्रेम 3 बचा है, P3 में 1 बचा हुआ, तो P3 को रन करेंगे, क्योंकि P3 का बस्ट टाइम सबसे कम है। तो यहाँ पे P3 में आते हैं, P3 1 यूनिट टाइम यानी 5 टाइम तक चलेगी, और उसका बस टाइम क्या 0 हो जाएगा, और जैसे ही बस टाइम 0 हुआ तो इसको क्रॉस कर देंगे। अब P3 का काम भी करना। अब टाइम फ्रेम 5 हो गया, 5 में क्या P2 भी आ चुकी है। तो यहाँ P1 हो गया, P2 हो गया, P6 हो गया। इन तीनों में रेस लगी हुई है, किसको पहले सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या P6 को सॉल्व करेंगे। अब नई प्रोसेस नहीं आ रही है, तो सिंपल सा पूरी पूरी प्रोसेस रन होगी। अब इसके बाद P6 है, उसके बाद बेस्ट टाइम 3 है, तो 5 3 8 हो जाएगा। सो P6 है 8 टाइम पे कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे 8 टाइम क्रॉस कर देंगे इसको। अब P1 P2 बचा है, तो इसमें P2 पहले रन होगा, उसका बस टाइम कम है, और वो क्या 5 यूनिट टाइम तक चलेगा, तो टोटल 13 हो जाएगा टाइम। P2 का काम तमाम हो चुका है। P1 बचा हुआ 7 यूनिट टाइम चलेगा, इन टोटल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और लास्ट में क्या है, P1 चल रहा है, तो P1 का भी यहाँ काम तमाम हो चुका है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब क्या करते हैं, ब्लू वाले हटा देता हूँ, ओरिजिनल वैल्यू तो उसी को रखा रहने देता हूँ। अब बस डेटा फिल कर देना, और क्या। तो कंप्लीशन टाइम कितना है, P1 कितना है 20 है, P2 का 13 है, P3 कितना है, P3 का 5 है, P3 के बाद क्या, P4 बचा है, P4 क्या है 3 है। ठीक है, और उसके बाद P5 कितना है, P5 का 4 है, और P6 का 8 है। नहीं, हाँ 8 है, P6 का 8 है। ठीक है, ये हो गया, क्या बोल सकते हैं, कंप्लीशन टाइम। अब आते हैं टर्न अराउंड टाइम में। सो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, अराइवल टाइम कितना हुआ है, और कंप्लीशन टाइम कब हुआ है, दोनों का डिफरेंस भी होता है। तो 20 माइनस 4 कहता है 16 हो जाएगा, 13 माइनस 5 8 हो जाएगा, और 13 माइनस 5 8 हो जाएगा, हाँ ठीक है। और 5 माइनस 3 कितना 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 8 माइनस 0 8 रहेगा। ठीक है, यह 16 8 2 2 2 और 8 आ गया। ठीक है, अब आते हैं वेटिंग टाइम में। तो
ओके 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 ठीक। वेटिंग टाइम आते हैं, वेटिंग टाइम की बात करते हो, क्या टर्न अराउंड टाइम में से बस टाइम हटा देंगे तो वेटिंग टाइम बचेगा। यहाँ 11 बच रहा है, 11 से 9 बचेगा ना, 9 + 7 16 होता है, ठीक है। और 8 और 5 का डिफरेंस क्या है, 3 आ जाएगा। 2 1 का डिफरेंस 1 है, 2 और 2 0 है, 2 और 1 का 1 है, 8 और 4 का 4 है, ठीक है। अगर लास्ट में अगर वो पूछ लेता है आरटी रिस्पॉन्स टाइम, तो रिस्पॉन्स टाइम किसका क्या हो जाएगा वो लिख लेते हैं। सो अराइवल टाइम कितना है, वो ये सब चीज़ें हैं। अब पहली बार सीपीयू कब मिला है वो देखते हैं। तो P1 को सबसे पहली बार तो सीपीयू कब मिला, ये 13 में मिला है, और आया कब तक 4 था। तो 13 में से 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ 9 बचेगा, ठीक है। और P2 की बात करें, P2 को सबसे पहले बार प्रोसेसर कब मिला था, P2 8 में मिला था, और आया कितना था 5 में, तो 3 हो जाएगा। सिमिलरली P3 की बात करें, P3 को सबसे पहला बार प्रोसेसर कहाँ मिला, 4 यूनिट टाइम पे मिला था। तो यहाँ पे 4 है, और P3 3 में आ जाते हैं, यहाँ 1 आ जाएगी वैल्यू। अब आते हैं P4 में। P4 को सबसे पहले 1 यूनिट टाइम पे मिल गया था, आया 1 यूनिट टाइम पे ही था। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 0 हो जाएगा। P5 की बात करते हैं, तो 3 यूनिट टाइम पे मिल गया था, 2 यूनिट टाइम पे आता है, डिफरेंस कितना 1 आ जाएगा। P6 क्या है, 0 पे आता है, उसको पहली बार 0 टाइम पे मिल गया, तो इसका रिस्पॉन्स टाइम ये हो जाएगा, राइट। ये चीज़ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं थर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ। इस बार क्या है, ये काम करते हुए टेबल यहाँ पे बना लेता हूँ। ओके, तो ये क्या है, नया एग्जांपल है, और इसमें क्या है, प्रोसेस पी दे दिया गया है, और यहाँ पे अराइवल टाइम है, यहाँ पे बस टाइम है, और यहाँ पे हम लोग कंप्लीशन टाइम निकालेंगे, फिर टर्न अराउंड टाइम निकाल देंगे, वेटिंग टाइम निकाल देंगे, लास्ट में आरटी भी निकाल देते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस कौन सा दिया है, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5, टोटल 5 प्रोसेस दिया है। इसका अराइवल टाइम 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 6, 4, 2, 1, ठीक है। अब इसके लिए क्या करते हैं, इस बार सिर्फ एस आर टी एफ ही निकाल रहे हैं, और एस आर टी एफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैंट चार्ट बना लेते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसेस कौन से होगी, टाइम फ्रेम 0 है, 0 फ्रेम में क्या सिर्फ P1 आई है, तो P1 के अकॉर्डिंग क्या उसके बाद 1 यूनिट टाइम के बाद क्या P2 आ जाएगी, तो ठीक है। तो P1 को सिर्फ रन करेंगे कितने, 1 यूनिट टाइम के लिए। तो P1 का टाइम फ्रेम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या P2 भी है, P1 भी है। सो P2 और P1 में क्या है, P2 का बस टाइम कम है, तो P2 रन करेंगे 1 यूनिट टाइम के लिए। सो 1 यूनिट टाइम यानी 6 टाइम के लिए, सॉरी 6 बोल रहा हूँ, 2 टाइम हो जाएगा, और 6 से क्या होगा, 5 हो जाएगा टाइम, ठीक है। अब क्या P3 भी आ चुकी है। अब P3 आई है तो क्या है, कंपेयर करें 8 5 4, तो 4 वाले यानी P3 को रन कर देंगे 1 यूनिट टाइम के लिए, 3 टाइम हो जाएगा, 3 टाइम में क्या P4 भी आ जाएगी, P4 आ गई है। तब हम लोग क्या चेक करेंगे, एक सेकंड, P4 आ गई है, तो P4 P1 P2 P3 P4 में किसका बस टाइम सबसे कम है, तो है किसका, P4 का। सो P4 क्या है, रन हो जाएगा 1 यूनिट टाइम के लिए, ठीक है। अभी क्या 3 to 6 के बीच में कोई भी नया प्रोसेस नहीं आ रहे हैं, 3 से 6 अगर देखेंगे तो अगला प्रोसेस क्या है, अभी टाइम कितना 3 हो रहा है, और 6 बजे 6 बजे नया प्रोसेस आने वाला है, यानी अगले 3 यूनिट टाइम क्या होना फ्री है। तो 3 यूनिट टाइम में से क्या करना, डायरेक्टली कर 2 यूनिट टाइम यानी 5 टाइम तक क्या P4 रन कर लेते, तो क्या होगा, P2 का काम खत्म, P4 का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी P4 कंप्लीट हो चुका है। अभी टाइम 5 है, तो P6 अभी नहीं आई है, सो P5 अभी नहीं आई है। अब देखना है किसको रन करना है, P1 का 8 है, 5 है, P3 आ जाएगा, तो P3 को दोबारा रन करेंगे 1 यूनिट टाइम के लिए, टाइम फ्रेम क्या होगा 6 हो जाएगा, P3 को रन किए, यहाँ से 3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या P5 आ गया, तो P5 आया, और P5 का क्या बस टाइम 1 है, तो P5 1 यूनिट टाइम तक चलेगा, खत्म हो जाएगा। तो P5 यहाँ से क्रॉस हो गया, अब बचा क्या, P1 बचा, P2 बचा, P3 बचा हुआ है, ओके। सो ये चीज़ बचा हुआ है, तो P1 P2 P3 बचा हुआ है। सो इन सब में से P3 रन हो जाएगा, P3 का बस टाइम क्या है, सबसे कम है, और P3 क्या, अब नए प्रोसेस नहीं आने वाले, तो कंप्लीट रन हो जाएगा, तो टोटल टाइम फ्रेम कितना 10 हो जाएगा। तो P3 का काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद कितना है, उसके बाद क्या है, P2 रन हो जाएगा 15 टाइम के लिए, उसके बाद क्या है, P1 रन हो जाएगा 8 यूनिट टाइम के लिए, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और इन सब का समेशन भी करेंगे, तो मैं यहाँ से मैं ग्रीन वाला पार्ट हटा देता हूँ, ये 2 है, तो यहाँ टोटल कितना 23 आएगा, ठीक है।
तो बस कंप्लीशन टाइम को लिख लेते हैं, क्या क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर कंप्लीशन टाइम की बात करूँ, P1 के लिए क्या है 23 है, P2 के लिए क्या है 15 है, ये 15 है, हाँ ये P2 के लिए 15 है, यहाँ 10 यूनिट टाइम पे ख़त्म हो रहा है P3। अब P4 क्या है 5 यूनिट टाइम में ख़त्म हो जा रहा है, और उसका P5 क्या है 7 में ख़त्म हो रहा है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम मतलब जब प्रोसेस आई है और कब प्रोसेस गई, दोनों के बीच का डिफरेंस। जैसे 23 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 ऐसे 2 आ जाएगा, 6 - 1 आ जाएगा। वेटिंग टाइम के टर्न अराउंड टाइम में से बस टाइम हटा देंगे तो वेटिंग टाइम बन जाता है। 12 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। अब रिस्पॉन्स टाइम क्या है, रिस्पॉन्स टाइम मतलब किसी प्रोसेस को कब आई है और कब उसको वो प्रोसेसर मिला है, दोनों का डिफरेंस। 0 पे आया, 0 पे प्रोसेसर मिल गया, 0 हो गया। ये क्या है, ये 1 पे आई है, उसको 1 पे प्रोसेसर मिल गया तो 0 हो गया। ये क्या है 2 पे आया और 2 पे इसको क्या है प्रोसेसर मिल गया P3 को, तो 0 हो गया है। P4 4 पे आया है और फिर P4 3 पे आया और 3 पे इसको क्या प्रोसेस मिल गया, तो ये 0 हो गया। अब P5 क्या है 6 में आया और 6 पे इसको प्रोसेस मिल गया, 0 हो गया। तो ठीक है, तो ये हो गया। यानी RT का रिस्पॉन्स टाइम 0 होने का मतलब कि जैसी प्रोसेस आ रही है वैसे उसको सीधा प्रोसेस को CPU मिल जा रहा है, ठीक है। जैसे प्रोसेस मेन मेमोरी में है वैसे उसको CPU मिल गया। डन। अब आते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के SRTF के हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, हम लोग के SRTF की बात कर रहे हैं। इसमें क्या एक तरफ से हम लोग एडवांटेजेस देख रहे हैं, एक तरफ हम लोग डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 2 लाइन में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले क्या एडवांटेजेस से ही स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसका एडवांटेज क्या है, मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम एमंग ऑल शेड्यूलिंग। ठीक है। अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि लास्ट में भी तो हम लोगों ने यही बोला था, जब हम लोग एस आर टी एफ ने SGF पढ़ रहे थे, ठीक है। तो SRTF के SGF ही थे, SGF में भी क्या कर रहे हैं हम लोगों से एक कमी थी, जिसको क्या कर रहे दूर कर रहे थे, जिसमें प्रीएम्पशन वाला था। अब प्रीएम्पशन होने के कारण क्या है, इसका एवरेज वेटिंग टाइम एवरेज टर्नअराउंड टाइम क्या SRTF से भी SGF से भी कम आएगा, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट यहाँ पे मैं इसको डब्बा बना के लिख देता हूँ, डब्बा, ठीक है। तो थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 लिख देते हैं, ये क्या हो गया, बेटर थ्रूपुट इन कॉन्टिन्यूस रन, ठीक है। ये चीज़ें हैं, सिंपल सी बात है, वही जो लास्ट में है, जैसे प्रोसेस आएगी वैसे उसको CPU मिलता रहेगा। अगर प्रोसेस छोटी आती गई, जो प्रोसेस नहीं आ रही छोटी है, तो उसको तुरंत CPU मिल जाएगा, यानी CPU एक कम टाइम मल्टीपल यूटिलाइजेशन करेगा। जैसे SGF है, सिमिलर फैशन, और इसका थ्रूपुट क्या होगा SGF से भी ज़्यादा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या प्रोसेस नहीं आई, SGF की बात कर रहा हूँ। अगर एक प्रोसेस CPU में रन हो रही है तो कंटिन्यू रन होती रहेगी, भले ही जो नई प्रोसेस है उसका बर्स्ट टाइम छोटा ही क्यों ना हो, ठीक है। बट SRTM में इसका ऐसा नहीं होता, SRTM का हर बार कंपैरिजन होगा, जैसी नई प्रोसेस आती है कंपेयर हो जाएगा, किसका बर्स्ट टाइम ज़्यादा है किसका कम, जो कम रहेगा यानी प्रोसेस क्या कर रहे हैं स्विच भी कर रहे हैं, इसका थ्रूपुट ज़्यादा आएगा, यानी प्रोसेस क्या हो ज़्यादा एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया।
और इसके डिसएडवांटेजेस में आते हैं, तो पहला कौन सा है, नो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्ली नो प्रैक्टिकल, अच्छे से लिखता हूँ तो नीचे से इम्प्लीमेंटेशन। वाई? बिकॉज बस टाइम लोग पता नहीं होता, बस टाइम नॉट नोन बिफोर। ठीक है, हमें पहले से नहीं पता होता ना कौन प्रोसेस कितनी लंबी चलने वाली है। और वही सेम इसमें भी था, लॉन्गर प्रोसेस में सफ़र फ्रॉम स्टारवेशन। ठीक है, यानी लॉन्गर प्रोसेस को क्या है, इंडेफिनिट टाइम तक वेटिंग करनी पड़ सकती है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये था क्या, SRTF के बारे में था। अ, आगे बढ़ने से पहले क्या करते हैं, तो इसी में क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, 1 मिनट यार, ये स्मॉल यार, डिलीट कर दो, दोबारा लाइन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा 1 पॉइंटर क्वेश्चन है, यानी यस और नो वाले या ट्रू फॉल्स वाले, ठीक है। मैं पूरा लिख देता हूँ, रिस्पॉन्स टाइम ऑफ प्रोसेस इन नॉन प्रिम्पशन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आर इक्वल टू वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पूछा गया, रिस्पॉन्स टाइम ऑफ प्रोसेस इन नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आर इक्वल टू द वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस। यानी कि यहाँ से मैं लिखूँ, ब्लू से लिखते हैं, यानी रिस्पॉन्स टाइम अगर देखें किसी प्रोसेस का, नॉन प्रिएम्प्टिव की बात हो रही है, ठीक है, वो क्या होता है, हमेशा वेटिंग टाइम के इक्वल होता है। इसका आंसर क्या है, ट्रू है ये। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो ट्रू है। वो ट्रू क्यों है, क्योंकि कोई प्रोसेस जब भी हम लोग मेन मेमोरी में आती है, वो कितना वेट करेगी, जैसे सीपीयू का अगर नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होती है, एक बार प्रोसेस सीपीयू मिल गया तो पूरा प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं हुआ तब तक उसके पास क्या रहेगा, सीपीयू रहेगा। ठीक है, यानी उसे अगर स्टार्टिंग में से 5 यूनिट टाइम वेट करना पड़ा, स्टार्टिंग में लेट से प्रोसेस मेन मेमोरी में आई, ठीक है, जीरो टाइम पे मेन मेमोरी में आई, ठीक है, और उससे क्या सीपीयू 5 यूनिट टाइम पे मिला, तो उसे वेट करना करना पड़ा, 5 यूनिट टाइम वेट करना पड़ा, और 5 यूनिट टाइम पे उसको सीपीयू मिल गया। तो जब तक कंप्लीट नहीं जाती तब तक क्या उस सीपीयू उसके पास रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या यही इसका रिस्पॉन्स टाइम हो जाएगा। रिस्पॉन्स टाइम की बात करते हैं, वो क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, जब सी प्रोसेस आई है और पहली बार उसको सीपीयू मिला तो उसमें कितना टाइम लग गया है, और यही तो इसमें वेटिंग टाइम निकाल रहा है, यही हम लोग का वेटिंग टाइम भी होगा, यही चीज़ है। ठीक है, इसका आंसर ट्रू है, और इसके लिए मैं कहता हूँ, मैं जस्टिफिकेशन भी दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऐसा क्यों होगा, बिकॉज इफ अ प्रोसेस गेट्स सीपीयू देन until and unless it's until प्रोसेस कंप्लीट है, पूरा लिखते हैं ना, कंफ्यूजन नहीं आएगा, प्रोसेस कंप्लीटेड कंप्लीटेड सीपीयू सीपीयू until प्रोसेस कंप्लीटेड सीपीयू will be for
दिस प्रोसेस ओनली, ठीक है, ये हो सकता है, ये क्लियर है। और एक पॉइंट और लिख देता हूँ इसी में। हाँ, तो ओनली वेटिंग टाइम व्हेन सीपीयू से प्रोसेस arrive at arrived at memory and waited for CPU ब्रैकेट में which is response time, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे आते हैं और अपना अगला टॉपिक लिखते हैं, यानी अगली एल्गोरिथम क्या है। जैसे हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम पढ़ा है, वैसे इसका अपोजिट होता है, वो होता है लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम, तो मैं भी लिख देता हूँ लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गो, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे। अब इसके आप क्या करना है, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम, ये क्या होता है, एसजेएफ का उल्टा होता है। अगर इसके बात करें क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है, क्राइटेरिया है शेड्यूलिंग क्राइटेरिया पूरा लिखते हैं, शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। ये क्या होगा, हर बार की तरह इस बार बस टाइम के बेसिस पे होगा, बट क्या होगा, लॉन्गेस्ट बस टाइम फर्स्ट, लॉन्गेस्ट बस टाइम फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये शेड्यूलिंग क्राइटेरिया हो गया। अब आते हैं टाई ब्रेकर में। सो टाई ब्रेकर की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे अगर हम लोग टाई ब्रेकर की बात करें, तो क्या होगा, एफ सी एफ एस लगेगा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और ये क्या है, नॉन प्रिम्प्ट होती है, ठीक है, ये भी मैं लिख देता हूँ, नॉन प्रिम्प्ट होती है, ठीक है। नॉन प्रिम्प्ट मतलब अगर एक बार प्रोसेस एलोकेट हो गया तो उसी का एलोकेट ही रहेगा, ठीक है। तो अब आते हैं इसके लिए, एक सेकंड, मुझे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना, तो एक काम करते हैं, इसके लिए सबसे पहले टेबल बना लेते हैं, फिर आते हैं। अब जैसे कि एस डी एफ की बात किया हम लोग पढ़ा था, एस आर टी एफ, वैसे एल डी एफ के बाद हम लोग पढ़ेंगे एल आर टी एफ एल्गोरिथम। अब हेडिंग डालते हैं एल आर टी एफ एल्गोरिथम। एल आर टी एफ मतलब क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ये चीज़ हो गया। और ये क्या, प्रिम्प्ट एल्गोरिथम होगी, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रिम्प्ट है, प्रिम्प्टिव एल्गोरिथम है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। हाँ, अब क्या करते हैं, इसका क्राइटेरिया लिख लेते हैं, तो क्राइटेरिया वही सेम लास्ट डे से ही होगा। तो यहाँ पे क्राइटेरिया लिखते हैं, तो क्राइटेरिया किस बेसिस पे हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, वो बेसिस है बिगेस्ट या लार्जेस्ट, लार्जेस्ट लिख रहे हैं तो लार्जेस्ट ही लिखते हैं, लार्जेस्ट बस्ट टाइम फर्स्ट क्राइटेरिया। और अगर टाई ब्रेकर की बात करते हैं, यहाँ पे टाई ब्रेकर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एफ सी एफ एस, एफ सी एफ एस, ठीक है, ये चीज़ हो गया। हम्म, ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल एग्जांपल एग्जांपल, राइट ये वाला, तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, और यहाँ पे क्या प्रोसेस हम लोग को दे दिया गया है, ओके, तो स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस हम लोग को दे दिया गया है, और यहाँ पे अराइवल टाइम है, यहाँ पे बस टाइम है, ठीक है।
और मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन ले लिया, इसमें क्या P1 जो प्रोसेस, 3 प्रोसेस दिए गए, P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है और P3 प्रोसेस दिया है। सबका अराइवल टाइम क्या 0 0 है और बस टाइम क्या दे दिया 4 है, 5 है एंड 2 है। तो अब इसमें हम लोग क्या लगाना है, LRTF लगाना है। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से सबसे पहले क्या होगा, गेट चार्ट मैंने बना दिया। यहाँ टाइम क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा। 0 टाइम क्या, तीनों प्रोसेस अराइव हो गई है। ठीक है, तो तीनों प्रोसेस अराइव हो गए तो क्या क्या होगा, आ, सबसे पहले क्या, सबसे कम जिसका वो क्या बोल सकते हैं, 4 5 2, हाँ। तो जिसका सबसे कम वो होगा बस, सबसे ज़्यादा होगा सॉरी, बस टाइम होगा, उसको सबसे पहले क्या P2 को सॉल्व करेंगे। सो P2 लेट से 1 यूनिट चलेगा, तो क्या होगा 4 की इक्वल हो जाएगा। राइट, यहाँ पे 4 के इक्वल हो गया, तो 4 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी आंसर बोलो, 1 यूनिट टाइम हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या, P1 और P2 में लड़ाई हो जाएगी, P1 P2 में लड़ाई हुई तो FCFS लगा देंगे तो P1 रन होगा। अब P1 रन हुआ, P1 1 यूनिट टाइम से 2 चला, तो अब P1 क्या है 3 हो गया। अब क्या, अब सबसे ज़्यादा बस टाइम किसका, P2 आ गया। अब फिर से P2 रन होगा, अब P2 रन हुआ, तो P2 रन होने के बाद क्या होगा, 1 यूनिट P2 रन होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब जैसे ही 1 यूनिट P2 रन हुआ वैसे ही 3 होगा। फिर से टाई ब्रेकर, और टाई ब्रेकर में फिर से P1 जीत जाएगा तो P1 रन होगा। और P1 रन होने के बाद टाइम यूनिट 4 हो जाएगा। अब P1 रन हो चुका है तो यह टाइम फ्रेम का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, अब P2 बोलेगा कि नहीं, अब मेरे पास बस टाइम ज़्यादा है तो P2 रन होना चाहिए, तो P2 रन हो जाएगा, फिर 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या बस टाइम 2 हो जाएगा। अब बस क्या तीनों का ही सेम है ना, 2 2 2 2। अब इनमें से भी क्या तीनों में टाई हो गया, तीनों में टाई हो गए तो एक्सेप्शन आ गया, उसके अकॉर्डिंग P1 रन होना चाहिए। तो P1 रन होगा, इसका 1 यूनिट टाइम रन होगा। राइट, तो यहाँ पे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा मैं इसको और बढ़ा देता हूँ। अभी क्या, नहीं 4 हो गया था ना, 1 2 3 4, ये 5 है और यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6, हाँ। अब क्या है, अब P1 रन होगा, 1 यूनिट टाइम रन होगा। राइट, सो 1 यूनिट टाइम रन हुआ, सो P1 की वैल्यू 1 आ गई, ये क्लियर है। अब P1 रन रन आ गए, 1 आ गई, तो अब P2 और P3 में से कोई एक रन होगा, तो उसमें से P2 रन होना चाहिए, फिर P2 आ गया। अब P2 रन हुआ, तो यहाँ से P2 का वैल्यू 1 आ गई और यहाँ पे क्या टाइम फ्रेम में 7 हो गया, ये ठीक है। अब ये हो गया 7 हो गया। अब P2 P3 और P1 में सबसे ज़्यादा बस टाइम क्या P3 का, तो यहाँ पे P3 1 यूनिट टाइम रन होगा, 8 आ जाएगा, तो यहाँ से 1 आ गया। राइट, अब तीनों का 1 है, तीनों में टाई हो गया, तो सबसे पहले क्या P1 रन होगा। ठीक है, P1 क्या 9 यूनिट टाइम तक रन करेगा, P1 कंप्लीट हो जाएगा, तो P1 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब P2 P3 बचा, तो P2 पहले रन हो गया, P2 रन होगा, 8 यूनिट टाइम हो जाएगा और लास्ट में क्या होगा, P3 रन हो जाएगा और हम लोग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे सॉरी 8 9, यहाँ पे 10 है, 11 है। ठीक है, ऐसा कुछ रन होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि फालतू बार बार क्या है, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है, तो वर्स्ट एल्गोरिथम है। ठीक है, क्योंकि इसमें फालतू का है, बट ये है कि इसका एक्चुअल में कोई यूज़ है ही नहीं, क्योंकि हम लोग बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करना पड़ रहा है, तो हमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं बेकार एल्गोरिथम है, सीधा सीधा इसका कोई यूज़ नहीं है। इससे बल्कि प्रॉब्लम और आसानी और मुश्किल हो जा रही है। ठीक है, ओके। सो अगर यहाँ पे एक पॉइंट मैं लिखूँ और उसको एक्सप्लेन करूँ, इन LRTF the process will in group 1 1 1 1 unit bus time in the entire in the end कर देते हैं, until all process completed। ठीक, ये चीज़ समझ आया कि नहीं, मतलब क्या स्टार्टिंग देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यूनिट टाइम सब चल रहा है, एक यूनिट टाइम चल रहा है, उसके बाद क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, 1 यूनिट टाइम चला, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, 1 यूनिट टाइम चला, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। यानी स्टार्टिंग में अगर जैसे पहले P2 रन हुआ है ना, P2 को हो सकता है वैल्यू का 100 होती है, तो 100 से लेके 5 आने तक, क्योंकि नेक्स्ट क्या था उससे 100 से सबसे बड़ा क्या होता है 5 होता, तो P2 रन होता। अब जैसे ही क्या 2 में क्लैश हो गया,
तब से क्या एक यूनिट टाइम स्विच होगा, एक यूनिट टाइम स्विच होगा, एक यूनिट टाइम होगा, फिर कॉन्टेक्स्ट स्विच, एक यूनिट टाइम होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, एक यूनिट टाइम होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच। वही चीज का हर एक यूनिट टाइम में बार बार क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा और बस टाइम क्या होगा, माइनस होता रहेगा। ठीक है, ये चीज था। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या हम लोग को प्रोसेस आईडी हर बार की तरह दिया गया है, प्रोसेस दे दिया गया है, और एकदम मैं लाइन में नहीं बना रहा, सिंपल बनाते हैं। जो 3 प्रोसेस है और प्रोसेस आईडी क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, प्रोसेस आईडी 1 है, प्रोसेस आईडी 2 है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को अराइवल टाइम दे दिया गया है 0 0 0। ठीक है, और वेट, हाँ, और यहाँ पे बस टाइम दे दिया गया है 2 4 8। राइट, और पूछा क्या है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा। राइट, इसको सॉल्व करना है। एक मिनट आप लोग सोचिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग स्मार्टली सॉल्व करेंगे। स्मार्टली कैसे, वो मैं बताता हूँ। अब हम लोग क्या निकालना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, यानी टर्न अराउंड टाइम निकालना है। राइट, तो टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलता है, टर्न टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। राइट, यही होता है। तो कंप्लीशन टाइम निकल जाएगा, तो अगर निकाल लेते हैं तो अराइवल टाइम तो लोग 0 0 दिया था, यानी टर्न अराउंड टाइम के कंप्लीशन टाइम के इक्वल आ जाएगा। राइट, ये तो क्लियर है। अब इसमें को पूरा नहीं सॉल्व करना, हमको शॉर्ट पूरा सॉल्व करने से आंसर आएगा ही आएगा। अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे अगर बस टाइम का मैं अगर सम निकालूँ, यहाँ पे अगर बस टाइम, एक सेकंड, बस टाइम का सम निकालूँ, तो थोड़ा सा बड़ा, हाँ, यहाँ पे बस टाइम कितना हो जाएगा, 8, सॉरी 2, 4 + 2 का 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये क्लियर, यानी जो लास्ट प्रोसेस होगी वो 14 तक चलेगी। ये तो क्लियर है, ये क्लियर। और लास्ट तक कौन सी प्रोसेस चलेगी, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा होगा, यानी P2 सबसे लास्ट तक चलेगी। तो यहाँ पे और क्या है, एक एक यूनिट में स्विच करते हैं, यहाँ पे P2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या टाइम फ्रेम 30 है, और फिर यहाँ पे क्या फिर टाइम फ्रेम 12 हो जाएगा। तो P2 के पहले क्या आ जाएगा, उससे छोटा का P1 है, यहाँ पे P1 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा अ, फिर क्या मैं कहने वाला था, हाँ नहीं, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे क्या P1 आ गया, उसके पहले क्या P0 रन हुआ होगा, P0 का टाइम फ्रेम कितना है, 11 यूनिट आ जाएगा। ये क्लियर है। बस इतना ही हम लोग करना था, इतने करने से हम लोग का आंसर है। तो कंप्लीशन टाइम P0 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, P1 क्या 13 आ जाएगा, P2 का 14 आ जाएगा। राइट, ये हो गया। तो अब यहाँ पे कंप्लीशन टाइम आ गया, तो यहाँ एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं। यहाँ पे एवरेज टर्न अराउंड टाइम वो कितना हो जाएगा, 12 + 13 + 14 आ गया, डिवाइड बाई 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। राइट, क्योंकि 13 मिडिल में, 12 14 और 13 के मिडिल का 13 है, 13 हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, ये बात अगर क्लियर हो जाएगी तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग नया टॉपिक डाल लेते हैं, और नेक्स्ट एल्गोरिथम कौन सी है, HRRN। राइट, तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, HRRN हो गया। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर के लिए यही इतना ही रखते हैं, और इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन सी या, हैव अ नाइस डे।